नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। मैं हूं सिकता देव और मेरे साथ सुमित अवस्थी। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण होना है। नई सरकार के कई मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। सवाल है कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है और पिछली सरकार में मंत्री रहे किन किन नेताओं को इस बार मंत्री परिषद में जगह नहीं मिल रही है। एनडीटीवी के पास 72 संभावित मंत्रियों की सूची है और इस लिस्ट के मुताबिक मोदी सरकार में शामिल होने जा रहे बड़े नामों में कुछ नामों पर अब नजर डालते हैं। सबसे पहला नाम जो आज शपथ लेंगे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, मनसुख मंडाविया, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, मनोहर लाल खट्टर, अन्नपूर्णा देवी, जी किशन रेड्डी, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, जीतन राम मांझी, रामदास आठवले, इसके बाद एचडी कुमार स्वामी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और एसपी सिंह बघेल के नाम शामिल हैं। तो इनके अलावा मोदी सरकार में तीसरी बार मंत्री बनने वालों की बात करें तो इसकी भी एक लिस्ट तैयार है। वो संभावित नाम है राजनाथ सिंह के, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, मनसुख मंडाविया, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमण, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, अनुप्रिया पटेल, हरदीप पुरी और धर्मेंद्र प्रधान के नाम इसमें खास तौर पर शामिल है। ये वो नाम है जो तीसरी बार मोदी सरकार के 3.0 में शामिल होंगे। और अनुराग ठाकुर जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन्होंने कुछ देर पहले प्रतिक्रिया भी दी है। आइए सुन लेते हैं सबसे पहले कि उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह पर क्या कहा है। अनुराग ठाकुर का नाम उन लोगों में है जिनका नाम इस बार कहा जा रहा है ये मंत्री परिषद की सूची में नहीं है। ये जो तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण के पहले अपने संभावित मंत्रियों को अपने घर चाय पर बुलाया था। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गुरु मंत्र दिए सरकार चलाने के, सरकार में किस तरह की कवायदें होती हैं, किस तरह की चीज़ों का संभावना होता है। उन तमाम इन तस्वीरों को देखकर मोटे तौर पर बहुत साफ हो गया कि कौन कौन लोग शाम को 7:15 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शुरू होगा तो शपथ ले सकता है। माना जा रहा है कि ये जो टीम दिखाई दे रही है यही मोदी 3.0 की कोर टीम है, सबसे बड़ी टीम है। तमाम नेता जो वो मौजूद हैं ये सब मंत्री बनने वाले हैं। इस जगह पर अनुराग ठाकुर मौजूद नहीं थे। अनुराग ठाकुर पिछली सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। इस बार उनका नाम मंत्रिपरिषद की सूची में अब तक नहीं बताया जा रहा है। क्या कहना है अनुराग ठाकुर का, ये सुनते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है। 5वीं बार सांसद बनना एक संसदीय क्षेत्र से अपने आप में बड़े मान सम्मान की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 5 बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया। इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ और हो नहीं सकता। मुझे लगता है कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम किया, आगे भी करेंगे। मुझे लगता है जिनको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत पात्र लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला और वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे। और हम सबका प्रयास यही है कि हमारा भारत आगे बढ़े। और अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विकास भदौरिया के पास। विकास, तैयारी पूरी है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता दें, हमारे स्क्रीन पर वो क्लॉक भी चल रहा है। करीब 2 घंटे में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। विकास, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, औपचारिकता बाकी रह गई है, सारे पत्ते खुल चुके हैं। अब न केवल अलायंस पार्टनर्स के, मतलब घटक दलों के कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं और बीजेपी कोटे से भी कौन मंत्री बनने वाले हैं। कुल मिला के 72 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। अब तक का मोदी सरकार का एक बार में एक साथ जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो सबसे बड़ा होगा। एक साथ 72 मंत्री शपथ लेंगे। उसमें
बड़ी तादाद में कैबिनेट मंत्री भी होंगे और MOS स्वतंत्र प्रभार भी होंगे और राज्य मंत्री भी होंगे। जाहिर तौर पर पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन देना था, घटक दलों की जो ताकत है वो इस बार बढ़ी हुई थी, तो ऐसी सूरत में उनकी ताकत के अनुपात में उनको मंत्री पद भी देना था। इस तरह से 12 जो मंत्री पद हैं वो सीधे सीधे घटक दलों को चले गए हैं। उसमें से 4 कैबिनेट होंगे और बाकी MOS होंगे, कुछ MOS इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन इस औपचारिकता के साथ ही जो कौतूहल है वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी जो तीसरी बार शपथ लेते हुए देखना जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का सपना था, जिन्होंने मेहनत की पिछले 3 महीने में, 3 महीने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव और 1 महीने पहले शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने टिकट्स के अनाउंसमेंट, जो नोटिफिकेशन था चुनाव का, जो अधिसूचना जारी हुई, उसके भी तकरीबन 20 दिन पहले कर दिया था। और लंबे चुनाव, थकान भरे चुनाव के बाद जब नतीजे पक्ष में नहीं आए तो फिर थोड़ी सी निराशा भी हुई। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सुने तो उन्होंने वापस वो जोश भरने की अपने कार्यकर्ताओं में कोशिश की। जब उन्होंने कहा ना हारे थे, करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले। पहली चीज तो ये, अध्यक्ष पद को लेकर नड्डा साहब का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनको एक्सटेंशन मिला था सिर्फ चुनाव तक का। जो तस्वीरें आज प्रधानमंत्री के चाय की आई, उनकी क्लास की आई, जहां पे वो अपने तमाम संभावित मंत्रियों के साथ बैठे हैं, उसमें JP नड्डा भी बैठे हुए हैं उनके साथ मंच पर, बाकी सब लोग सामने हैं। जो संभावित नाम चल रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, वो सब भी वहां बैठे हुए हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर ये इन्हीं में से कोई अध्यक्ष बनना है अब से कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, महीना भी नहीं कहना चाहिए, तो क्या उनको आज शपथ दिलाई जाएगी और कौन सबसे आगे है रेस में? जी हाँ, देखिए शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि ये तय नहीं है कि इनमें से कौन होगा, और इसलिए शपथ होगी। जो मंत्री जो बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकित होंगे, इनके अतिरिक्त भी कोई नया नाम उभर के आ सकता है। राजनीतिक बहुत गतिशील होती है, डायनेमिक होती है, कभी भी बदल जाती है। तो जब भी जो भी बनेगा, अगर वो कैबिनेट मंत्री होगा तो इस्तीफा देके संगठन को ज्वाइन करेगा। जैसे पिछली बार जब JP नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब वो देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, और देश के स्वास्थ्य मंत्री रहते वो पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, नामांकित हुए, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और संगठन का काम करने लगे। कार्यकाल उनका पिछले साल जनवरी में ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी चूंकि चुनाव था, लोकसभा चुनाव सर पे था, संगठन के चुनाव कराने का मौका नहीं था, देशव्यापी प्रक्रिया होती है, हर राज्य के संघ की पसंद कौन है लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक का होता है। देखिए, अगर रेस की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि इस बार जो बीजेपी का अध्यक्ष होगा वो पिछड़े वर्ग से हो सकता है। तो ऐसी सूरत में जो 3 नाम सबसे तेजी से उभर कर सामने आए, उसमें बीजेपी के फिलहाल बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम है। इस बार अलवर से लोकसभा चुनाव जीतकर आए हैं। लंबा उनका संगठन का और सरकार का दोनों का अनुभव है, और संगठन के महीन खिलाड़ी माने जाते हैं, जो जिसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट के, वो बेहद अच्छे जानकार माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त शिवराज सिंह चौहान का नाम है, उनका भी लंबा अनुभव है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रेस में है। जी, एक चीज और विकास, स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी और नहीं जीत पाई। इस बार उनका नाम चल रहा था कि संभावित मंत्री बन सकती हैं, कई बार उनका नाम अलग अलग जगह पर हमने देखा भी, लेकिन हारों में रवनीत सिंह बिट्टू को तो टिकट मंत्री परिषद का टिकट मिल रहा है, उनको देखा गया उन तस्वीरों में। स्मृति ईरानी जी नहीं दिखाई दी। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये तय हुआ था कि कुछ हारे हुए ऐसे सांसद जो हार चुके हैं, लेकिन उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए अगर उस इलाके की वो ज़रूरत है या वो पार्टी का बड़ा चेहरा है। तो स्मृति ईरानी पार्टी की बड़े चेहरे हैं और पार्टी की वरिष्ठ मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ गांधी खानदान के खिलाफ संघर्ष का भी चेहरा है। अमेठी में जिस तरह से उन्होंने 2014 में संघर्ष की शुरुआत की, तो इसलिए पार्टी में एक विचार था कि उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ राजीव चंद्रशेखर को भी मंत्री बनाने की बात थी, रवनीत बिट्टू और अन्नामलाई को भी मंत्री बनाना चाहिए, ऐसे विचार था। लेकिन पार्टी ने कहें या प्रधानमंत्री ने कहें कि आखिरी में जब कल 11 साढ़े 11 घंटे की बैठक हुई, तो उसके बाद तय किया कि रवनीत सिंह बिट्टू का मंत्री बनाया जाना ज़रूरी है। पंजाब में जो फुटप्रिंट हैं बीजेपी के, वो घट रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बिट्टू के परिवार का, रवनीत बिट्टू के परिवार का अहम योगदान है। बेअंत सिंह उनके जो दादाजी थे वो शहीद हो गए थे, उनको खालिस्तान
कि आतंकियों ने बम धमाके से उनकी कार को उड़ा दिया था। और रवनीत सिंह बिट्टू का भी जो कन्विक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। हमने उनको संसद में बोलते हुए सुना है। कांग्रेस के वो लगातार 2 बार से पिछले सांसद थे। अब वो जब बीजेपी में आए तो उनको बनाने का मौका बीजेपी के हाथ था, उनका कद बड़ा करने का था, ताकि अब ये देखना होगा विकास की उनको कहां से राज्यसभा राज्यसभा में लेके आते हैं, क्योंकि पंजाब में तो नंबर है नहीं। अब कहां से बीजेपी उनको लेके आएगी राज्यसभा में, कहां कहां वो खाली होगा। विकास, हम आपके पास लौटते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बिल्कुल। और अब मुकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। मुकेश, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, कौन कौन से वो रास्ते हैं जो इस वक्त वो अवॉइड कर सकते हैं और किस तरह की तैयारी है राष्ट्रपति भवन राजपथ पर इस वक्त? देखिए, इस समय मैं कर्तव्य पथ पर हूं और यहाँ पर जो मेहमान हैं वो आने शुरू हो गए हैं। आप देखें कि यहाँ पर तमाम जो MP MLAs हैं उनका आना शुरू हो गया है। हालांकि बहुत से लोगों को रास्ता मालूम नहीं है। अधिकतर लोग कर्तव्य पथ से आ रहे हैं, लेकिन कर्तव्य पथ से या फिर विजय चौक से केवल प्रधानमंत्री, उसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और उसके अलावा जो बाहर से 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, केवल उनकी एंट्री है। बाकी और जितने भी लोग होंगे उन सभी की एंट्री नॉर्थ एवेन्यू की तरफ से है या फिर बंगला साहिब की तरफ से है। उनको वहां से आने का रास्ता दिया गया है। बिना पास के कोई भी गाड़ी अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। और ये जो रास्ता है कर्तव्य पथ, यहाँ पर ये पूरा जो रूट है ये VVIP के लिए है। जो विदेश से मेहमान आए हैं, अलग अलग देशों से मेहमान आए हैं, उनके लिए ये रास्ता तय किया गया है और आगे इसी रास्ते से वो आगे जाएंगे। अब तक की जानकारी के मुताबिक करीब 11 से 13 हज़ार के बीच में मेहमान होंगे। और यहाँ पर आप देखें कि जो VVIP मूवमेंट है वो शुरू हो गया है और धीमे धीमे यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं पुलिस की, वो आपको यहाँ से लगातार आते हुए नजर आएंगी। जिस तरह से 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। और बीच में आपको टोक रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन प्रांगण की तस्वीरें लाइव मिलने लगी हैं। हालांकि कार्यक्रम शाम 7:15 बजे होना है शपथ ग्रहण का, लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। क्या भव्य तैयारियां की गई हैं। बीते 2 बार भी, 2014 में और 2019 में भी, इसी राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। इस बार भी उसी जगह पर शपथ ले रहे हैं और इस बार भी हजारों की संख्या में लोग बाग वहां पहुंचने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को देखेंगे वहां बैठकर, और लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग घरों में टेलीविजन के जरिए देखने वाले हैं। एक और खास बात है आज के शपथ ग्रहण समारोह की, पड़ोसी मुल्कों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच गए हैं बहुत बड़ी संख्या में। उसमें पाकिस्तान नहीं है इस बार, बिल्कुल, उसमें चीन भी नहीं है, लेकिन उसमें मालदीव है, उसमें मॉरिशस है, उसमें भूटान है, उसमें बांग्लादेश है, उसमें श्रीलंका है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचे हैं इस भारतीय लोकतंत्र के इस उत्सव का, जो अब हम जो उत्सव पिछले 3 महीनों से मना रहे हैं, उसका आज जब पटाक्षेप होने जा रहा है उस चुनावी उत्सव का, उसकी आज आप कह सकते हैं क्लाइमेक्स का वक्त है और उसकी तमाम लोग लाइव अपने आंखों से देखने वाले हैं। सुंदर तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से इस वक्त आप तक पहुंच रही हैं। 7:15 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। जैसा कि सुमित ने बताया कि कई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं दिल्ली। और जो भारत की पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट की, उसी के तहत ये आमंत्रण गया था इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को। हमें याद करना हो कि 2014 में सार्क के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, वहीं 2019 में बिम्स्टेक के नेताओं को इनवाइट किया गया था। और इस बार जो करीबी नेबर्स हैं, जो करीबी पड़ोसी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को इनवाइट किया गया है। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत ये पूरा इन्विटेशन तैयार किया गया है। एक फॉरवर्ड लुकिंग फॉरेन पॉलिसी भी होगी अगले 5 सालों में इस नई सरकार के लिए। अब सीधे चल सकते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन के पास, जो इस वक्त मौजूद है। रवीश, इस वक्त आप हैं कहाँ? हम देख रहे हैं सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की, जहां पर धीरे धीरे गेस्ट पहुंच रहे हैं। जी देखिए नगमा, मैं भी राष्ट्रपति भवन के नज़दीक हूँ और इस तरीके का जो कार्ड है वो हम लोगों को भी दिया गया है, तमाम सारे मीडिया के लोगों को। और अभी इसी कार्ड के ज़रिए जो है वो मीडिया के भी तमाम सारे लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचेंगे। हालांकि कैमरे को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन जो मीडिया के लोग हैं वो जाएंगे। तकरीबन 8,000 लोगों से ज़्यादा की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। अभी मैं मनसुख मांडविया के घर पर था, उनके घर पर जो है
जो सफाई से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं जिन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाया है, ये इन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। तो अभी कई सारे लोगों से बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि हम बचपन से यही सुनते आए थे कि एक बहुत विशिष्ट समारोह होता है जहां पर विशिष्ट लोग होते हैं, लेकिन कोई सोनभद्र से, कोई मिर्जापुर से, कोई बिहार के आरा से, ऐसे सारे लोग जो है उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो उनका ये कहना था कि रात को नींद तक नहीं पड़ी और घर वाले बहुत खुश थे कि इतने विशिष्ट समारोह में इतने सामान्य वर्ग के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने को सेंट्रल विस्टा की आलीशान इमारत को तैयार करने में लगाया है। ये वो लोग हैं जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, तभी ये भारत जो है वो तरक्की कर रहा है। ये वो लोग हैं जो इस कड़ी धूप में मेहनत करते हैं भारत के विकास के लिए, और यही कुछ सोचकर जो है जी। वो प्रधानमंत्री ने शायद इन सभी को बुलाया है। पर ऐसा निश्चित कई तौर बार पर ये हुआ भी एक रवीश, खासियत है कि प्रधानमंत्री जहां ने 7 देशों जो श्रमिक क्लास है उसको हमेशा ध्यान रखा है। जब याद होगा नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था, वहां भी उनसे मिले। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, वहां पर लोगों से मिले। जब मेट्रो की शुरुआत होती है तब जाके वहां मिलते हैं लोगों से। तो ये प्रधानमंत्री बड़ा ख्याल रखते हैं कि जो इस तरह की मेहनत कश जो क्लास है उसको जरूर इस तरह के कार्यक्रमों में उनकी बिल्कुल भागीदारी समझ- बनी रहे। आम और खास दोनों को ही आमंत्रित किया गया है। करीब 8,000 मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे आज राष्ट्रपति भवन में। ये तैयारियां और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। और साथ ही अब हमारे पैनल को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, उमा सुधीर हमारी सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, साउथ एनडीटीवी की हमारे साथ जुड़ रही हैं हैदराबाद से, और साथ ही संजय सिंह, कंसल्टिंग एडिटर IANS। आप सभी का स्वागत है। आप ये सीधी तस्वीरें अमिताभ जी देख रहे हैं। आप मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अब 1-2 घंटे बाद ये सरकार कामकाज में लौटेगी। सबसे पहला जो कहें कि रिएक्शन जो इस वक्त आपको देख के, जो संभावित नामों को देखकर क्या है? क्या ये एक तरह से जो उम्मीद थी उसी के तहत ये नाम आपके हिसाब से सामने आ रहे हैं? देखिए, काफ़ी मोमेंटस ओकेजन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए खुद भी, क्योंकि वो 3rd टर्म में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप मिनिस्ट्री देखेंगे तो लार्जली 3 मैसेजेस हैं: बैलेंस, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी। तो इसमें जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। 12 मंत्री घटक दलों के रहेंगे, 12 आउट ऑफ 72, लगभग 20% के करीब है जो उनकी टैली है एनडीए में। कंटिन्यूटी खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड करेंगे इस गवर्नमेंट को, तो कंटिन्यूटी है। बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स रिपीट हो रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ये सब उनको मिलेगा। बहुत सारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स अब इस कैबिनेट में होने वाले हैं, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, कुमारस्वामी जी, तो उससे भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इस कैबिनेट को मिलता है। और कंटिन्यूटी, बिल्कुल, तो कंटिन्यूटी क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं और जिनका एक्सपीरियंस बहुत है। ये तीनों मैसेजेस हैं लार्जली। मैं एक बार दक्षिण भारत चलते, क्योंकि सरकार में टीडीपी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उनकी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के बाद 16 सांसद हैं। उमा जी मेरे साथ हैं, उमा सुधीर। उमा जी, मैं अगर फॉरवर्ड लुकिंग बात करूं तो जो मंत्रियों के नाम चल रहे हैं वो तो खैर सबके सामने, अब राम मोहन नायडू साहब का नाम है, चंद्रशेखर पेमसानी का नाम है, लेकिन उमा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? Call has got dropped. If you can hear me. उमा जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। पर यही सवाल अगर मैं संजय सिंह आपके पास लेके आऊं, फिर हम उमा जी के पास लेके जाएंगे। सवाल यह है कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू उस दौर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जब हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से IT रिवोल्यूशन हो रहा था। बहुत तेज़ी से हैदराबाद और साइबराबाद की चर्चा दुनिया में होती थी। माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के हॉन्चोज जो हैं, जो बिग हॉन्चोज, वो सब आके चंद्रबाबू नायडू से मिलते थे उस जमाने में। वो चंद्रबाबू नायडू अब दोबारा आंध्र प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। क्या हमको उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में IT सेक्टर खासतौर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इन जगहों पर खासा तवज्जो मिलने वाला है केंद्र की नीतियों में, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का खुद का इंटरेस्ट भी रहा है? देखिए, आप सही कह रहे थे। चंद्रबाबू नायडू जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे और जिस तरह से हैदराबाद में उन्होंने IT सेक्टर का, या हैदराबाद का एक तरह से कहिए, मैंने जो हैदराबाद पहले देखा था और जिस समय उनका कार्यकाल लगभग समाप्त हो रहा था, दोनों में काफी फर्क था। और चंद्रबाबू नायडू उस समय चीफ मिनिस्टर विथ लैपटॉप कहे जाते थे, जो जो कहा जाता था कि मोर ही फंक्शंस मोर लाइक अ CEO दैन अ चीफ मिनिस्टर।
तो एक तो वो थ्रस्ट होगा ऑब्वियसली, जिसकी जो जहाँ पे जिस तरह का पैशन होता है, अच्छा जो क्षमता होती है वो कहीं जाती नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से रहेगा। दूसरा ये है कि चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी एक ही समय में दो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के। और एक तरह का बहुत सारे समय में दोनों ही, मतलब ये बीजेपी के थे उस समय, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के, जो एनडीए वाजपेयी सरकार थी उसके वो अलाई थे। तो बहुत सारे लोग ये चीज भूल जाते हैं कि उनका एक तरह का इक्वेशन या एक तरह की कामराडरी या दोस्ती या कॉर्डियलिटी उस समय का बना हुआ है। दोनों ही प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर थे और जी एक साथ काम करने का भी बहुत सारे फोरम्स पे उनका एक अनुभव रहा है। तो आज जब दोनों ही एक साथ काम करें, एक प्रधानमंत्री के रूप में और एक सबसे प्रमुख घटक दल के रूप में, तो निश्चित रूप से एक जो सिंक उस समय बना था, या बीच में थोड़ी दूरियां हो गई थी, या जिस तरह का हम लोगों ने जिस दिन उनका नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट्री पार्टी में उनका निर्वाचन हो रहा था पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए, अपनी तरफ से जो नाम प्रस्तावित किए गए थे जिसका उन्होंने अनुमोदन किया, उससे ज्यादा हमने वहां जिस तरह का पनहमी देखा, जिस तरह की आपस की उनकी वो कामराडरी देखी, वो काफी सुकून देता है वो तमाम लोग को जो चाहते हैं एक स्टेबल और स्थिर सरकार। दूसरी चीज, अगर साउथ की बात करें तो एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी घटना होगी कि केरला से जैसे सुरेश गोपी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो मंत्री बनेंगे। ये बीजेपी का, या अन्ना मलाई उनके अपने आंध्र तमिलनाडु से, जिन्होंने एक तरह का अपने लिए भी एक नाम बनाया, अपने पार्टी के लिए भी बनाया। तो ये बहुत बड़ा सुकून की बात होगी आज जब ये सरकार का पुनर्गठन हो रहा है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार। जी, मेरे साथ उमा जी जुड़ गई हैं। उमा सुधीर, आपके पास आना चाहते हैं और ये जानना चाहूँगा मैं आपसे, खासकर टीडीपी के संदर्भ में, टीडीपी के मंत्रियों की क्या खास तवज्जो रहने वाला है? राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो केमिस्ट्री है, उसको आप कहां तक आगे जाते हुए देखती हैं? वैसे चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और एक दूसरे के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों को समझते हैं। उनकी जो रिलेशनशिप रही है काफ़ी टर्बुलेंट भी रही है, और जब साथ में रहे हैं तो साथ में उन्होंने काम भी किया है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू में कि दोनों ने ही टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस के लिए यूज करने की कोशिश की, आईटी को गवर्नेंस में लाने की कोशिश की। वो तो एक कॉमनैलिटी है और उसको आगे लिया जा सकता है। लेकिन टीडीपी को जगह मिल रही है क्योंकि उनके नंबर्स हैं, इसलिए नहीं कि चंद्रबाबू नायडू के स्पेसिफिक स्किल्स हैं या वो सीईओ हुआ ऑफ आंध्र प्रदेश, उनकी ऐसा नाम उन्होंने कमाया। तीन चीजें मैं बताना चाहूंगी आंध्र प्रदेश के बारे में। उन्होंने अब चूज किया है किंजरापू राम मोहन नायडू, जो एरम नायडू के सुपुत्र थे। एरम नायडू 1996 में जब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नर की जब गवर्नमेंट बनी थी और कन्वीनर हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू, तब वो केंद्र में मंत्री थे। और अब उनके बेटे को मौका इसलिए भी दिया जा रहा है कि वो तीसरी बार सांसद बन के आए हैं। इसलिए अगर देखें तो तेलुगु देशम की जो एमपीज हैं उनमें सबसे एक्सपीरियंस एक तरह से, लेकिन युवा है, 36 सिर्फ 36 वर्षीय है वो। और इसलिए उनकी जो एक विश्वास चंद्रबाबू नायडू राम मोहन नायडू पर करते हैं, हमेशा उन्होंने साथ दिया है, नायडू परिवार का साथ दिया है, और इसलिए उनका वहाँ पे दिल्ली में रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चंद्रबाबू नायडू के लिए। वो वैसे भी डीपीएस आरके पुरम से पढ़े हैं, तो एक तरह से दिल्ली को समझते हैं, दिल्ली में पले बड़े हैं, तो एक तरह से वहाँ की राजनीति भी समझते हैं और लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। दूसरा जो हम नाम सुन रहे हैं, जोड़ दो फिर आप कंप्लीट करिएगा। राम मोहन नायडू जो है वो दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में भी बड़े फेमस है। यहाँ पर अलाइज के बीच में, हम तमाम जर्नलिस्ट के बीच में, अगर साउथ का कोई एक ऐसा नेता है जो इजीली एक्सेसिबल है, जो बात करता है, क्योंकि यंग है, दिल्ली के पले बड़े हैं, दिल्ली के माहौल को जानते हैं, तो राम मोहन नायडू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है जर्नलिस्ट के बीच में भी। प्लीज़ कंटिन्यू। यस, क्योंकि भाषा की यूजुअली प्रॉब्लम हो जाती है। जब दक्षिण भारत के नेताओं की बात करते हैं तो अगर आप हिंदी नहीं जानते या अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो बहुत हैंडीकैप हो जाता है दिल्ली में, और शायद वो हैंडीकैप राम मोहन नायडू के लिए नहीं है। और इसलिए कि बहुत यूथफुल भी हैं, तो काफ़ी लोगों से मिलजुलना उनका काफ़ी रहता है। चंद्रशेखर वैसे तो डेब्यू एमपी बने हैं, लेकिन न्यूज़ में इसलिए थे कि सबसे
अमीर जो कैंडिडेट थे लोकसभा के वो पी चंद्रशेखर हैं। वो उनको भी उनका चॉइस थोड़ा बहुत एक सरप्राइज कहा जा सकता है, क्योंकि उनको ना सांसद होने का एक्सपीरियंस है ना मिनिस्टर होने का एक्सपीरियंस है, लेकिन 5700 करोड़ रुपीस के एक तरह से मालिक हैं और वो एक बड़ा एक शायद उस वेट के साथ भी वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और तीसरा नाम जो हमको कंफर्मेशन मिली है वो भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा की है, जो नरसापुरम से बीजेपी के ही सांसद बन के आए हैं। अगर कहा जाए तो 3 जो सांसद बने हैं उनमें एक तो अनकापल्ली से सीएम रमेश है, दूसरी पुरंदेश्वरी है जो भाजपा की वहां के अध्यक्षा भी है और वो चंद्रबाबू नायडू की सिस्टर इन लॉ भी हैं। लेकिन उनको एक तरह से अगर कहें तो साइडलाइन करते हुए बीजेपी ने श्रीनिवास राजू को चुना है, जो श्रीनिवास वर्मा को चुना है, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को, जो 30 साल से भाजपा से जुड़े हुए हैं और एक तरह से कोर अगर बीजेपी टैलेंट आप कहें तो वो भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा है। रिलेशनशिप कैसी रहेगी आंध्र प्रदेश के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब निधि है, यानी कि पैसे चाहिए उनको अपने कैपिटल के लिए, अपने जो पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए। उस एंगल से ही टीडीपी सरकार को देख रहा है। किसी और चीज में ज्यादा इंटरफेरेंस या ज्यादा उनको उम्मीद इसी बात की है कि हमें फिनेंसेस चाहिए ताकि हम जो हमने प्रॉमिसेस अपने स्टेट को दिए हैं और जो जिस तरह का मैंडेट उनको मिला है उसको फुलफिल करने के लिए फिनेंसेस सबसे बड़ा है। लेकिन दक्षिण भारत की मैं एक बारी बात करना चाहूंगी कि अगर 29 बोलिए जी, आप खत्म करिए फिर पूछती हूँ मैं, छोटा सा सवाल है मेरा। ओके, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो 29 अगर सांसद की हम बात करें लास्ट टाइम 2019 में, तो इस बारी भी उतने ही नंबर मिले हैं। लेकिन केरला में जब अकाउंट खोल दिया है सुरेश गोपी के साथ, उसके साथ एक और नाम की भी बात हम सुन रहे हैं, जॉर्ज कुरियन, जो बीजेपी के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन में भी रह चुके हैं, उनका नाम भी आ रहा है। यानी कि एक तरह से रिप्रेजेंटेशन वो अपनी साउथ में केरला में बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत साफ है। तमिलनाडु से अब तक अन्नामलाई का जो कंफर्मेशन नहीं हुआ है, मुरुगन जी दिखे थे जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं तमिलनाडु के भाजपा के, उनका चेहरा दिखा था उस मीटिंग में जहां पे मोदी की 3.0 टीम हम के जो विजुअल्स हम प्ले कर रहे थे अपने स्क्रीन पर। मुरुगन का चूज करना और अन्नामलाई को तमिलनाडु में रखना वो भी एक बहुत बड़ा संकेत है तमिलनाडु के लिए, क्योंकि वहां पे एक रिवोल्ट की तरह या फिर कुछ वॉइसेस ऐसे आ रहे थे कि अन्नामलाई को अब अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए भाजपा का तमिलनाडु के साथ, और अगर उनको मूव किया जाता केंद्र की ओर तो ये संकेत था कि वो AIADMK के साथ वापस भाजपा मिल सकती है। लेकिन अगर अन्नामलाई को वहां पे रखा गया है, यानी कि भाजपा ने तय कर लिया है कि वो अन्नामलाई के साथ जाएगी, अपने आप ही लड़ेगी, AIADMK के साथ मिलने के उनके अभी के लिए कोई प्लान्स नहीं है। जी, अब उनकी प्रायोरिटीज की बात करें, चंद्रबाबू नायडू की प्रायोरिटीज की बात, तो जो बात संजय जी कर रहे थे कि साइबराबाद का जब जिक्र आता है तो चंद्रबाबू नायडू का जिक्र आता है। वो सीएम नहीं CEO अपने आप को मानते थे जब राज्य की अगुवाई कर रहे थे। ऐसे में अब जिस तरह से हैदराबाद को उन्होंने हाईटेक सिटी बनाया, अब चैलेंज है कि वो अपनी जनता को पेश कर पाएं कि अमरावती को भी वो उसी तरह का हाईटेक सिटी बना पाएंगे। तो इसके लिए भी उनको केंद्र सरकार की मदद की जरूरत रहेगी। उमा सुधीर, सबसे ज्यादा वही चीज प्रायोरिटी रहेगी चंद्रबाबू नायडू के लिए और तेलुगु देशम के लिए। एक तरह से आंध्रा के लोग, उनका जो प्राइड है अपने स्टेट में, वो एक तरह से बहुत चोट उसको हुई है पिछले 10 साल में, क्योंकि 10 साल राज्य बन चुका है। 10 साल जून 2 को हमने मनाया भी था तेलंगाना के फॉर्मेशन का, और अब तक वहां पे कोई राजधानी नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था। और जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने लीगेसी हैदराबाद के लिए छोड़ा था कि मैंने IT सिटी बनाया यहाँ पे और मुझे CEO कहा जाता था आंध्र प्रदेश का, अब वो लेगेसी ये छोड़ना चाहेंगे कि मैंने एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाया अमरावती आंध्र प्रदेश के लिए, और उसके लिए उन दिनों 2014 की अगर हम बात करें तो तब 50,000 करोड़ की बात हुई थी। तब नरेंद्र मोदी जी भी आए थे जब इनॉग्रेशन की बात हुई थी, लेकिन 15,000 करोड़ खर्च करने के बाद उसको अबेंडन कर दिया था जगनमोहन रेड्डी ने 2019 में। तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना सबसे अहम बात होगी चंद्रबाबू नायडू के लिए। उसके लिए देखना होगा कि इस क्रिटिकल चीज पर आगे
दोनों के बीच, बीजेपी और टीडीपी के बीच कैसे आगे बढ़ते हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। हिमांशु, आप लगातार टीडीपी कवर करते रहे, आज से नहीं कई सालों से मैं आपको जानता हूँ। जो बात उमा जी बोल रही थी उसी बातचीत अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, हिमांशु मैं आपसे जानना चाहूँ, स्पीकर पद को लेकर अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि अब बीजेपी अगर अमरावती को लेकर पूरी तरीके से चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करने को तैयार है, तो क्या स्पीकर पद छोड़ने के लिए टीडीपी तैयार रहेगी? क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैंने टीडीपी के कई नेताओं से बात की है। उन्होंने कहा कि देखिए हमें खुशी होगी कि अगर हमें स्पीकर का पद दिया जाता है, लेकिन हमने कोई शर्तें बीजेपी लीडरशिप के सामने नहीं रखी हैं। ये बात बहुत प्रमुखता से कम 4 टीडीपी के सांसदों ने मुझे कही है। देखिए, एक विश लिस्ट होती है जब सरकार का गठन होता है, कैबिनेट का गठन होता है और लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के पद के लिए आवेदन किया जाता है, तो एक विश लिस्ट थी टीडीपी की तरफ से। लेकिन टीडीपी अड़ जाएगी उस मांग पर, ऐसा भी नहीं था। ऐसा संकेत मुझे टीडीपी लीडरशिप की तरफ से मिला था। हालांकि वो ये चाहते थे कि कैबिनेट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही होना चाहिए। और जो बात उमा सुधीर कह रही थी, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने करीब 10 टीडीपी नेताओं से बात की है पिछले 4-5 दिनों में। चंद्रबाबू नायडू से भी मैं मिला था। उनकी मुख्य प्राथमिकता है कि चुनावों में जो वायदे किए हैं चंद्रबाबू नायडू ने, उनको कैसे पूरा किया जाए। और जो आंध्रा बाइफर्केशन एक्ट है, उसके तहत जो बड़े प्रोजेक्ट थे, चाहे वो नदियों के जल का बंटवारा का सवाल हो, पोलावरम प्रोजेक्ट हो, रोड प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग हैं। इनफैक्ट एक सांसद हैं लावू, उन्होंने मुझे कहा कि आंध्र प्रदेश एक रेवेन्यू डेफिशिएंट स्टेट है, हमारे पास राजस्व की बहुत कमी है और हमने बहुत बड़े बड़े वायदे किए हैं। और ये दबाव चंद्रबाबू नायडू पर भी होगा अगले 5 साल कि वो कैसे बीजेपी लीडरशिप को साथ लेकर जो बड़े वायदे उन्होंने किए हैं, और ऐसे राज्य में जो कि एक रेवेन्यू डेफिशिएंट राज्य है, वो फंड्स कहाँ से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जगन मोहन रेड्डी भी इससे जूझते रहे 5 साल तक, और अब एक चुनौती होगी चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कि जो बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। और ये बात कही गई है टीडीपी की तरफ से कि हमें सबसे ज्यादा उम्मीद को कैसे मनवाएं केंद्र सरकार से, ये भी चंद्रबाबू नायडू की कोशिश रहेगी। और 72 संभावित नाम अब से कुछ देर में, यानी कि 7:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ये विशेष कवरेज एनडीटीवी पर जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, हम लौट रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट बाकी है, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौट के आते हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। तीसरी बार मोदी सरकार 3.0 में कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। एनडीटीवी ने 8 संभावित मंत्रियों से खास बातचीत की है। सुमित, बिल्कुल, आइए सुन लेते हैं 8 संभावित मंत्री क्या कह रहे हैं, क्योंकि नई सरकार है पर पॉलिसीज पुरानी है। विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं 15 अगस्त के अपने लाल किले से दिए गए भाषण में। तो क्या क्या प्लान है, कैसे 2047 तक विकसित भारत करेंगे, इन मंत्रियों की क्या प्लानिंग है, आइए एक नजर डालते हैं इनके बयानों से। जो खुशी का लड्डू आप अपने कार्यकर्ताओं को खिला रहे हैं, दूसरी बार मौका मिल रहा है, कितनी खुशी। देखिए, मुझे लगता है कि ये सेवा का अवसर है और देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर जोधपुर की जनता ने दिया, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया, और अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर यह सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी चले, उसके साथ हम भी काम करेंगे। 7 MP जीते हैं, लुधियाना कांग्रेस जीती है, मैं फिर जीत जाता, लेकिन 4 बार जीत के ऑपोजिशन में पंजाब का क्या कर सकता था, लुधियाना का क्या कर सकता था, कुछ नहीं। वहां तो सिर्फ काले कपड़े डाल के नारेबाजी और इस हाउस को रोकना, ये काम रहेगा अब भी। ये अब मैं बीजेपी में चाहे मैं मंत्री बन गया ना भी बनता, सरकार में बैठ के पंजाब का तो काम करता। बिहार के लिए क्या सोचा है, कुछ सोचा आपने? अभी तो आपको मंत्रालय, अभी तो पहले शपथ होगा उसके बाद मंत्रालय मिलेगा, क्या कुछ आपके दिमाग में है बिहार के लिए, और क्या मोदी सरकार से क्या अपेक्षा करे बिहार के लोग? देखिए, पूरे देश के लोग अपेक्षा रखा है, देश में बिहार भी आता है, बिहार के भी प्राथमिकता रहेगा, और जो कामें अभी नहीं हुई है उसको हम लोग प्रयास करेंगे। ये काम विकास की किरणें सुदूर देहात में पहुँचे, विकास की किरणें उस व्यक्ति के पास पहुँचे जिसको उसकी आवश्यकता है। उन्होंने वहाँ पर यही संदेश दिया कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस देश के विकास की आप सभी लोगों के कंधे पर है,
जी जान से मेहनत करके देश के विकास के लिए जितनी भी अपनी सभी योजनाएं हैं, ये योजनाओं को पूरा करने के लिए आप आगे आपको काम करना है और जो भी आप लोग बोलेंगे वो करना ही, अपने को करना ही करना है। उन्होंने बहुत सारी बातों में उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन हमको वहाँ पर किया। सर्वसामान्य कार्यकर्ता जो है वो इतने ऊंचाई तक काम कर सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है, तो उसका स्वाभाविक रूप से मेरे पार्टी के लीडर को, मेरे पार्टी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद। आप कोई पोर्टफोलियो मांग करते हैं या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि ये होने वाला है। मैं कुछ भी नहीं मांगा, पहले भी नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगूंगा। जो कुछ मुझे दायित्व दिया जाएगा उसके तहत मैं काम करूंगा, मेरे देश की सेवा करूंगा। हाँ, मुझे सुबह 8:45 बजे माननीय JP नड्डा जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपका नाम मंत्रिपरिषद में है और मंत्रिमंडल में है और आपको 11:30 बजे वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके आवास पर बुलाया है। तो मुझे तीसरी बार मौका मिला, इसका बहुत बड़ा आनंद है, मेरे समाज को बहुत बड़ा आनंद है। और लगातार मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर ना होने के बावजूद भी मुझे मंत्री पद का मौका दे दिया गया है, बहुत बड़ी बात है। और मैं लोगों की सेवा करता रहा हूँ और इसीलिए नरेंद्र मोदी को मालूम है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। इस मैंडेट को आप कैसे देखते हैं, जो कहा जा रहा है कि 60 साल में पहले नेता हैं नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं? देखो, मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया है उन्होंने देश के लिए, वो एक ऐतिहासिक है। और मुझे लगता है कि भारत को आगे ले जाने में बहुत अहम भूमिका उनकी इस 10 साल में रही है। और आगे चल के अभी जो जनता ने 5 साल का मौका दिया है, तो मुझे लगता है कि और अच्छी तरह से काम आने वाले 5 साल में होगा। गिरिराज जी, तीसरी बार आप शपथ लेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है पहली बार आपने लिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, स्वाभाविक है, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भरोसा किया है और जो भी दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। बिहार क्या उम्मीद रखे गिरिराज सिंह से इस बार? देखिए, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, मिलजुल करके हम लोग काम करेंगे। मिलजुल कर काम करेंगे। लेकिन अमिताभ जी, जो प्राथमिकता है प्रधानमंत्री मोदी की, अगले 100 दिनों तक बहुत सारा काम करना है और कंटिन्यूटी बना के रखनी है। और शुक्रवार को हमने देखा कि शेयर मार्केट भी आश्वस्त हो गया कि इकोनॉमिक गवर्नेंस को लेकर जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहने वाली है नई सरकार के साथ। तो ये प्राथमिकता इस नई सरकार की रहेगी और एक तरह से लोगों को भी ये आश्वस्त कर रही है। जी, अब जो शेयर मार्केट है वो एग्जिट पोल्स के दिन जो था उससे भी ऊपर पहुंच गया है। और क्योंकि मार्केट को मैसेज मिल गया है कंटिन्यूटी, जी, अब आप देखेंगे तो भाजपा का जो फोकस रहने वाला है या एनडीए का फोकस इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर ही रहने वाला है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में बीजेपी का ये मानना है कि उससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर, जॉब्स क्रिएट होती हैं जिससे कि प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ता है, तो उसको एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बोलते हैं। अब क्योंकि इस बार 3 विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और अलायंस की सरकार है, नीतीश कुमार की भी कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस की एक डिमांड है। और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश जो गढ़ है भाजपा का और राजस्थान, वहाँ कहीं ना कहीं जातिगत कारणों से, लोकल कारणों की वजह से भाजपा को नुकसान हुआ है। तो इसमें अब कहीं ना कहीं एक सोशल वेलफेयर का तड़का लग जाएगा। जो भाजपा की इकोनॉमिक पॉलिसीज पहले भी था आप कह सकते हैं, क्योंकि पीएम किसान निधि, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, ये सब सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ विथ वेलफेयर, अब ये नारा रहने वाला, ये फोकस रहने वाला है बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट का। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऊपर फोकस कंटिन्यू रहेगा कि इस टर्म में बन जाए और विकसित भारत का जो ग्लोब एक बड़ा एम है 2047 में, उसके ऊपर भी जो है प्रोग्रेस हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट संजय जी, ये बड़ी अच्छी बात की अमिताभ जी ने, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूँ। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी है, महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने तो अनाउंसमेंट कर दिया 50,000 नौकरियों को लेकर। आज अखबारों में हेडलाइन छपी हुई है, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा इन चुनावों में निकलकर सामने आया कि यूथ नाराज चल रहा है और नौकरियों को लेकर परेशान भी है। जो बात अभी अमिताभ जी बोल रहे थे, मैं भी जो हमने 7-8-10 लोगों के रिएक्शन सुनवाए, उसमें अधिकतर महाराष्ट्र के लोग हैं। प्रताप राव जाधव शिवसेना शिंदे के नेता हैं, मुरलीधर मोहोल पहली बार पुणे से जीत कर आए हैं, रक्षा खड़से, एकनाथ खड़से की सुपुत्री, वो बीजेपी की सांसद, उनको मंत्री बना रहे हैं।
रामदास आठवले महाराष्ट्र के नेता, दलित नेता, वो मंत्री बन रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो अभी लोकसभा चुनावों में या एनडीए ने जो जमीन खोई है उसको पाने के लिए बड़ा इस तरह के कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा जाएगा कि आज जो शपथ लेंगे उसमें महाराष्ट्र को इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले? आप सही कह रहे हैं सुमित। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये चुनाव अभी से 3 महीने बाद शुरू हो जाएंगे, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरह के नतीजे आए हैं और वो बहुत अहम है बीजेपी के लिए वहां वो चुनाव करना। अब जैसे अब महाराष्ट्र के इतने सारे जो प्रोबेबल मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर आप डेजिग्नेट एक तरह से इस समय में कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो चाय पे बुलाया था और जिस तरह की बातें हुई वो सारे वैसे लोग थे जिनको अभी से 1 घंटे के बाद वो शपथ लेना है। दूसरी, आप हरियाणा देखिए, हरियाणा से भी 3 मंत्री हैं। रामदास, क्योंकि छोटा स्टेट, कम लोग जीत करके आए हैं, मनोहर लाल खट्टर वो हार गए थे, तो वहां एक तरह की पोजिशनिंग है कि हमारा जो नॉन जाट जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम पूरे के पूरे सभी को समाहित करें। महाराष्ट्र के केस में अगर जाएंगे तो महाराष्ट्र में आप ये देखेंगे कि वो जैसे रामदास आठवले एक अलग तरह की कैटेगरी में आते हैं। उनका कोई सांसद, उन्होंने स्वयं बताया कि हमारा संसद में नहीं है, लोकसभा में नहीं, इस बार भी नहीं था, पिछले बार भी नहीं है, उसके बावजूद उनको एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। वो एक लार्जर मैसेजिंग के तहत है। दूसरी चीज है कि महाराष्ट्र एक अदरवाइज भी इतना बड़ा स्टेट है जिसके स्टेट के अलग अलग कोनों को आप जैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे और उनकी सहभागिता केंद्रीय मंत्रिमंडल में होनी जरूरी है, एक रीजन के हिसाब से, दूसरे स्टेट के हिसाब से, और तीसरा एक इकोनॉमिक स्टेटस महाराष्ट्र का अलग तरह का है। अब ये चुनाव में जा रहे हैं। जैसे एक खबर ये भी थी कि एनसीपी की तरफ, मतलब जो एनसीपी से सिर्फ एक जीते हैं, लेकिन प्रफुल्ल पटेल को मंत्रालय दिया जा सकता था, इंडिपेंडेंट चार्ज, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज, लेकिन वो बात अंत में बनी नहीं। लेकिन इस तरह से देखिए तो ऑब्वियसली एक बड़ा फोकस है, क्योंकि ये जो 3 स्टेट के चुनाव होंगे, अभी से प्रक्रिया ये होगी कि जो आज था काम करो, पहले 100 दिन के एजेंडा पे, कल से काम पे, जैसे मंत्रिमंडल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, काम पे लग जाइए। लेकिन उसके साथ एक पॉलिटिकल जो चीज होती है वो महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव को लेकर के आने वाले समय में या अभी से एक वो पैरेलल प्रक्रिया चल रही है या चलती रहेगी। इलेक्शन बाउंड स्टेट्स को लेकर रिप्रेजेंटेशन हम देख भी रहे हैं, जो संभावित नाम है उनमें। लेकिन इस बहस को और इस चर्चा को उमा सुधीर में थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। गवर्नेंस की कंटिन्यूटी या फिर डेवलपमेंट एजेंडे की कंटिन्यूटी पर तो सभी अलायज साथ होंगे और साथ चलेंगे भी, लेकिन रोड ब्लॉक कहाँ आने वाला आपको लगता है? जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है बीजेपी का, उसको लेकर एक बीच का रास्ता तय करना एक बड़ा चैलेंज रहेगा पीएम मोदी के लिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बात हो रही थी, क्या वो वर्कआउट करेगा? ये तो एक उस पर तो एक क्वेश्चन ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो मेन इशू यहाँ पे आने वाला है रिसोर्सेस का ही। आइडियोलॉजिकल जो पोजीशन है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अब वो इलेक्शन मोड में कोई भी पार्टी नहीं है। आंध्र प्रदेश में अभी चुनाव 5 साल के बाद होने हैं, तो उन पर आइडियोलॉजिकल इशू अभी नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर आप मुसलमानों की ही बात करें तो जो बीजेपी ने जो स्टैंड लिया था नेशनली, उसके विरुद्ध ऑपोजिट स्टैंड लिया था चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में, ये कहते हुए कि आपके जो इंटरेस्ट है हम प्रोटेक्ट करेंगे, आपका जो रिजर्वेशन है वो चालू रहेगा। उन्होंने यही आश्वासन लोगों को दिया था। मुद्दा यहीं पे आएगा कि रिसोर्सेस कैसे बांटे जाएंगे। क्या ये स्टेट्स जो एनडीए के साथ अब हैं और रूल्ड बाय नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स, क्या उनको वो रिसोर्सेस मिलेंगे जिनकी उनको ज़रूरत है? ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन दूसरा एक मुद्दा भी है जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच एक तरह से एक टसल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। फिर से ये फिनेंसेस की ही बात है और डिलिमिटेशन की बात है। वो सब सवाल आएंगे 2024 से लेके अगर आप 2029 का अगर पीरियड हम देखते हैं तो उसमें ये डिलिमिटेशन का भी मुद्दा आएगा और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। उमा, मैं आपसे चाहूंगा छोटे छोटे से जवाब। पहला तो ये कि स्पीकर पद पर लेकर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि टीडीपी को नहीं चाहिए, इज इट श्योर? और दूसरा, जो वाईएसआरसीपी के 4 एमपीज जीत कर आए हैं, क्या वो आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ आ सकते हैं?
स्पीकर का मुद्दा इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी थी। कहा था कि स्पीकर अगर पोस्ट हमें मिलता है तो जो जिन लीडर्स से मैंने बात की उन्होंने ये कहा कि सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उन पर थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस या अपना काम हम करवा सकेंगे अगर स्पीकर के पद में हमारे टीडीपी के नेता होंगे। जैसे जीएमसी बालायोगी जब हुआ करते थे तो उनको काफ़ी ये था। ये बात सही जो हिमांशु ने कही, यही बात बार बार सारे जो लीडरशिप है टीडीपी के उन्होंने कहा कि हमने कोई शर्त नहीं रखी है, हमने ये भी नहीं कहा है कि हमको ये वाला मिनिस्ट्री चाहिए या वो वाला मिनिस्ट्री चाहिए। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि वो इरिगेशन मांगेंगे या फिनेंस मांगेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, उन्होंने कहा कि हमने कोई कंडीशंस नहीं रखी है, लेकिन ये बात साफ है कि हमें रिसोर्सेस चाहिए। दूसरी बात आपने की थी किस जीत की मैं भूल गई, सांसद वाईएसआर के, हाँ जगन मोहन रेड्डी के जो सांसद हैं उन्होंने जगन मोहन रेड्डी ने कभी भी एंटी बीजेपी स्टांस नहीं लिया है। जैसे कि आप जानते हैं जगन मोहन रेड्डी ने हर मुद्दे पर जहां भाजपा को जरूरत थी उन्होंने सपोर्ट ही किया है। वो क्या भाजपा को सपोर्ट कर सकते हैं ये तो ओपन क्वेश्चन है। जगन मोहन रेड्डी के जो सांसद है कर सकते हैं, लेकिन टीडीपी ये जरूर ये एक कंडीशन रखेगी कि आप उनका सपोर्ट नहीं ले सकते। वो टीडीपी और भाजपा और वाईएसआरसीपी एक तरफ तो नहीं हो सकते ना, इसलिए उनका जो स्टांस रहेगा एंटी जगन मोहन रेड्डी स्टांस है, एंटी वाईएसआरसीपी स्टांस है। जिस मैंडेट के साथ वो आए हैं वो चाहेंगे कि पूरी तरह से वो वाईएसआरसीपी को टूथलेस बना दें और शायद इसी का फायदा लेते हुए वो कहेंगे कि वाईएसआरसीपी के एमपीज को हमारे तरफ नहीं आना चाहिए। लेकिन 4 ही लोग हैं, अगर 2 लोग आ जाए तो आपका जो लीगल अगर कोई कंस्ट्रेंट्स है तो उसको बीट भी किया जा सकता है। ये तो बहुत साफ है। वक्त ही बताएगा, लेकिन अब वक्त हो रहा है करीब 1 घंटे और 24 मिनट में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। 7:15 बजे का वक्त है जब राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और इसके लिए कई खास मेहमान, कई राष्ट्र प्रमुख भी पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, सेशल्स, मॉरिशस, नेपाल के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हुए हैं। सभी आम और खास इकट्ठा हो रहे हैं। 7:15 बजे का वक्त है। आप कहीं मत जाइए, खास कवरेज एनडीटीवी पर जारी है। आप लौटिए इस ब्रेक के बाद।